नमस्कार। हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक अपने लंबे अनुभव और सैकड़ों रोगियों पर किए गए परीक्षणों के आधार पर आपको हेल्थ से संबंधित कई बातें बताऊंगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अपने श्वास लेने की प्रक्रिया पर, श्वसन प्रक्रिया पर। हमारा सांस लेना कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना सांस लिए कितने देर तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो सांस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सांस लेना ही भूल चुके हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे भूल चुके हैं? तो आपके फेफड़े का जो कैपेसिटी है उसका आप मुश्किल से 25% इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। आप ज़रा सा होशपूर्वक अपने सांस को देखिए तो सही, सांस को महसूस तो कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप पूरा सांस नहीं लेते हैं। नहीं तो एक बार मेरे साथ सांस लेके तो देखिए, धीरे धीरे सांस को खींचिए। और फिर छोड़िए। अब आपको महसूस हो गया होगा कि अभी जो आपने सांस लिया तो आपने पूरा फेफड़ा भर के लिया, कितना सांस अंदर गया, फिर कितना सांस निकला। ये दो ही क्रिया तो होती है, सांस अंदर जाने की और सांस बाहर आने की। अंदर जाने में क्या होता है, हवा के साथ ऑक्सीजन भी अंदर जाता है और वहाँ पर फेफड़े के अंदर में हमारा खून आता है ऑक्सीजन लेने के लिए हवा से, और वहाँ पर हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और अपने साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ब्लड, वो हवा में फेफड़े में छोड़ देता है और वो फेफड़ा सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो उस हवा को बाहर निकाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी है जो हमारे शरीर के अंदर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। हर सेल के अंदर एक अंतर्दहन की क्रिया होती है। हर सेल के अंदर ब्लड जाता है और वहाँ पर अपने साथ ग्लूकोज ले जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है और अंदर में अंतर्दहन की क्रिया होती है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। उसके बाद वो अंतर्दहन की क्रिया के दौरान और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और वो ब्लड के माध्यम से फेफड़े में आता है और हम जो सांस लिए रहते हैं उससे ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस वायु में आ जाता है और हम प्रश्वास के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। तो ये सांस लेना और सांस छोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसलिए इसे आयुर्वेद में इसे प्राण वायु कहा गया है। प्राण, इससे हमारे प्राण की रक्षा होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी सांस लें पूरा सांस लें, कभी भी अधूरा न लें। यदि आप अधूरा लेते हैं, फेफड़े का 25% ही इस्तेमाल करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा। एक तो ऑक्सीजन आपके खून में कम जाएगा, कम मिलेगा, तो सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगा। दूसरा, जो ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में लाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। उसका परिणाम क्या होगा कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा। एक तो ऑक्सीजन नहीं आया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला गया, तो फिर से एक गंदगी आपके ब्लड में घूम रही है और ये घूमते घूमते कई तरह की बीमारियां पैदा करती हैं और उसमें जो बड़ी से बड़ी बीमारियां वो कैंसर है। आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि कैंसर का जो निर्माण होता है, यदि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है या काफ़ी है तो उसमें कैंसर सेल जीवित नहीं रह सकता है, कैंसर नष्ट हो जाता है।
इसलिए यदि आप पूरा सांस लेंगे तो कैंसर नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए सांस लेना शुरू तो कीजिए। सांस लेना कैसे लेंगे, इस पर हम अभी आपसे चर्चा करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पूरी सांस लें। जब भी आपको याद आ जाए आप पूरी सांस लें। जैसे 1 2 3 4 5, तो सांस जब खींचते हैं तो 5 की गिनती करें धीरे धीरे। जैसे 1 2 3 4 5 पूरा सांस खींचे, और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो उल्टी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक गिनेंगे, मन ही मन, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे करें, अभी मन ही मन गिनेंगे। कुछ देर रुकें और उसके बाद फिर सांस को छोड़ें। इस प्रकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप सांस पूरी तरह से खींच पा रहे हैं, पूरे फेफड़े में हवा भर रही है। और 6 क्यों रखा हमने प्रश्वास, सांस को बाहर निकालने में? क्योंकि सांस 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा सांस को निकालने की ज़रूरत है, ताकि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले। तो जब भी याद आ जाए, इसमें ये नहीं देखना है कि हम खाना खाने के बाद कि खाने के पहले, या चल रहे हैं, या ऑफिस में हैं, या कहीं भी हैं, जहाँ भी याद आ जाए आप धीरे धीरे पूरी सांस को खींचें और पूरी सांस को लयबद्धता के साथ छोड़ें। फिर भूल भी जाएंगे, लेकिन जब भी याद आ जाए होशपूर्वक लें। तो एक ये तरीका है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि यदि धुआं हो, धूल हो, वातावरण गंदा हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब वातावरण साफ हो तो आप इसका पूरा प्रयोग करेंगे। इसका चमत्कारिक फ़ायदा मिलेगा, और 1 सप्ताह इसको करके तो देखिए। मैं तो कहता हूँ कि करके देखिए, नहीं हो तब फिर मुझे बताइए, और यदि जो फ़ायदा हुआ हो वह भी आप हमें बताएं। हमने तो बहुत सारे रोगियों पर इसका परीक्षण किया है और उसका अद्भुत रिजल्ट मिला है, चमत्कारिक रिजल्ट मिला है। आप भी करके देखें। और प्राणायाम इसी का विस्तारित रूप है। ये हमारा जो प्राण है, इसका आयाम इसको और भी अधिक फायदेमंद बनाता है। लेकिन प्राणायाम की जो जटिलताएं हैं, यदि आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये सांस लेने की क्रिया लें। अब ये जो सांस लेने की क्रिया है, ये 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि आप सांस ले रहे हैं तो आपका ये छाती ऊपर उठता है, फूलता है, जैसे देखिए। एक प्रकार ये है, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है कि ये नहीं उठेगा, छाती ऊपर नीचे नहीं होगा, हमारा एब्डोमेन, पेट उठेगा, फूलेगा और सिकुड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से सांस लेने की क्रिया है। इसमें जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, मतलब जिस ब्रीदिंग में आपका पेट फूलता है, हवा तो भरती है फेफड़े में ही, लेकिन इसमें पेट फूलता है। पेट कैसे फूलता है? तो जो फेफड़े और पेट के बीच में डायफ्राम होता है, उस पर दबाव पड़ता है और उससे पेट फूलता है। उससे क्या होता है कि पेट के अंदर में जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेचिंग होता है, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसका भी फ़ायदा लीवर में और आंतों में, आमाशय को इसका फ़ायदा मिलता है, किडनी को इसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो आप बहुत ही फ़ायदा
उठा सकते हैं, चमत्कारिक फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। ठीक है, का विस्तारित रूप है प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए कुछ नियम हैं जिसको मानना पड़ता है कि उसको खाने के बाद नहीं करेंगे। इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने तरह के प्राणायाम होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए। अभी सिर्फ आप सांस लेना शुरू तो कर दीजिए, और जो हमने बताया है ये दोनों ही तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे उसके माध्यम से आप सांस ले सकते हैं। और इससे आपके ऑटोनोमिक नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व है वो बहुत ही एक्टिवेट होता है और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप करके तो देखिए, शरीर में, मस्तिष्क में एक अलग सी ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा और आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कैंसर पेशेंट को भी मैं ये सलाह देता हूँ कि वो पूरा सांस लें और दिन भर में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें, उसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद।